आज हम फर्स्ट चैप्टर पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। द लिविंग वर्ल्ड। यदि हम लिविंग वर्ल्ड को, नेचर को, अपना आसपास जो है या अर्थ पर है जो लिविंग वर्ल्ड है, इसको यदि हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वाइड रेंज के लिविंग टाइप्स दिखते हैं। लिविंग टाइप्स बहुत ही डिफरेंट वैरायटी का मिलता है। यदि हम इसको देखें तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स में भी तुम्हें मिलेगा। जैसे तुम्हें मिलेगा कोल्ड माउंटेन। कोल्ड माउंटेन में मिलेगा, हॉट स्प्रिंग में मिलेगा, हॉट स्प्रिंग में मिलेगा। उसी तरह से तुम देख सकते हो डेजर्ट में मिल सकता है। उसी तरह से तुम देख सकते हो ओशन में मिलेगा। इसी तरह से देर इज ए डिफरेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स जहां पर तुम लिविंग को देख सकते हो, लिविंग को पा सकते हो। यदि तुम देखो तो देर इज ए लॉट ऑफ ब्यूटी एंड वंडर्स इन लिविंग वर्ल्ड। लॉट ऑफ, जैसे गैलोपिंग हॉर्स। गैलोपिंग हॉर्स, इसकी ब्यूटी, इसका जो वंडर, जब तुम घोड़े को दौड़ते हुए देखते हो तो उसका चारों पैर हवा में तैर रहा होता है, जैसे लगता है हवा से बातें कर रही हो। तो ये इसको बोलते हैं गैलोपिंग हॉर्स। जब वो दौड़ रहा हो तो देखना हो, जब फुल स्पीड में आएगा तो बिल्कुल उसका चारों पैर हवा में जैसे लगेगा कि है। उसी तरह से तुम यदि और वंडर्स को देखो तो माइग्रेटिंग बर्ड देखो। माइग्रेटिंग बर्ड्स, एक जगह से बर्ड्स दूसरी जगह पर चला जाता है और ये बहुत दूर की, बहुत दूरी तय करता है। ये हो सकता है कि फूड ढूंढने के लिए हो, या हो सकता है कि रिप्रोडक्शन पर्पज हो, या शेल्टर पर्पज हो। बट ये, और ये बहुत ही सीजनेबल होता है। एक पर्टिकुलर सीजन में वो एक जगह पर पाया जाएगा, दूसरे सीजन वही बिल्कुल हजारों मील दूर वो किसी दूसरे कोने के अर्थ के पार्ट में मिलेगा। तो ये एक बहुत ही वंडर है लिविंग वर्ल्ड का। यदि तुम देखो सार्स को, जो मिल शार्क को यदि तुम देखो तो वो अटैक करता है, अटैकिंग शार्क। बहुत ही डेंजरस। ये जो समुद्र में तुम देखोगे इसको। उसी तरह से जब यदि हम देखते हैं लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे इनक्रेडिबल फिनोमेनाज हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे तुम देखो इनक्रेडिबल फिनोमेना में जो इकोसिस्टम है, जिसमें पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, उसमें जो मेंबर्स है, उसके बीच में एक कंपटीशन होता है। फूड के लिए होगा, शेल्टर के लिए होगा। साथ ही साथ यदि तुम देखो कि सेम टाइप की स्पीसीज है या कई बार डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी कोऑपरेशन भी होता है। तो सरवाइव करने के लिए दोनों चीज का होना जरूरी है। जहां जरूरत होगा कंपटीशन भी फेस करना है, और जहां पर जरूरी होगा कोऑपरेशन की भी जरूरत है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनक्रेडिबल फिनोमेना दिखता है नेचर में, लिविंग वर्ल्ड में। यदि हम और थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल तक जाएं तो हम यदि हम सेल को देखते हैं तो सेल का जो कंपोजिशन होता है वो बाहर के कंपोजिशन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमेशा या तो सेल्स के अंदर जाता है या सेल्स के बाहर आता है। तो ये जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक होता है इन सेल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि ये सेलेक्टिव होता है।
ऐसा नहीं कि कुछ भी सेल के अंदर चला जाएगा या कुछ भी सेल से बाहर आ जाएगा। इट्स वेरी सेलेक्टिव। तो ये फीचर है सेल्स का, यू नो कि ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल्स। तो इस तरह के इनक्रेडिबल फिनोमेना, इस तरह की वंडर्स इन लिविंग वर्ल्ड और इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स जब हम देखते हैं नेचर में और लिविंग वर्ल्ड में, तो एक क्वेश्चन उठता है, दैट इज द व्हाट इज लाइफ। लाइफ है क्या? जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर दो इसका मीनिंग होता है पूछने का। एक नॉर्मल जो फिलोसफिकल मीनिंग है, यदि हम एक देखें, एक फिलोसफिकल मीनिंग होगा, एक फिलोसफिकल मीनिंग होगा कि जब हम पूछते हैं कि व्हाट इज लाइफ, तो हम एक्चुअल में क्या पूछ रहे होते हैं? पर्पज, कि जीवन का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, पर्पज क्या है। और ये बहुत फिलोसफिकल मीनिंग होता है जो हम उस कंटेक्स्ट को यहाँ पर नहीं लेते हैं, क्योंकि चूंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं। तो इसका दूसरा मीनिंग हम क्या लेंगे कि इसका क्या साइंटिफिक, साइंटिफिक इसका क्या ये है, मीनिंग है। व्हाट इज लाइफ जब हम पूछते हैं तो साइंटिफिक, तो साइंटिफिक मीनिंग का मतलब हुआ ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। तो साइंटिफिक जब क्वेश्चन हम करते हैं कि व्हाट इज लाइफ, तो एक्चुअल में हम पूछते हैं कि व्हाट इज लिविंग इन द context of, what is living in the context of कि नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो नॉन लिविंग से ये कैसे डिफरेंट है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं साइंटिफिकली, व्हाट इज लाइफ। तो इसको हम कैसे करेंगे? लाइफ को डिफाइन कैसे करेंगे, लिविंग को डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज लिविंग? अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज लिविंग। साइंटिफिकली हम इसको कैसे प्रूव करेंगे या कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? सो देयर आर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। क्या होता है? डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग दिखाता है, शो करता है, एग्जिबिट करता है। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक जो जो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ जो तुम बोलो, तो ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो लाइफ एग्जिबिट करता है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है, ये एक तो इंपॉर्टेंट है, एक हम बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? एक तो होता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ जो केवल लाइफ में मिलेगा। हम्म। और लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तब हम यूज करते हैं जब कहते हैं कि ये फीचर ऑल लिविंग फॉर्म्स के द्वारा दिखाना चाहिए। कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। इसमें एक्सेप्शन नहीं होगा, ऑल लिविंग फॉर्म्स इसको शो करेगा। और नॉट शोन बाय नॉन लिविंग। तो ये जो कुछ कैरेक्टर है, यदि कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जो सारे लिविंग के द्वारा शो होता है, हर जगह वो अप्लाई होगा और कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, नो। सो दिस इज ऑल इंक्लूसिव। ये क्या होता है? ऑल इंक्लूसिव होता है। ये ऑल इंक्लूसिव होगा, यानी सारे ऑर्गेनिज्म
इसमें आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी हर ऑर्गेनिज्म में होगा, सारे ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। और ये नॉन लिविंग में भी नहीं होगा, यानी इसका एक्सेप्शन नहीं होगा, कहीं दूसरे जगह नहीं मिलेगा। और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है कि उसके एक्सेप्शन हो, हर जगह हर लिविंग वो शो नहीं करता हो, ये हो सकता है। तो हम देखते हैं एक एक करके इसके फीचर्स को। पहला जो फीचर है, पहला जो फीचर है वो है ग्रोथ। ठीक है, पहला जो फीचर है उसको बोलते हैं ग्रोथ। ये क्या है? यदि ग्रोथ को हम डिफाइन करें तो दो चीज होता है, इंक्रीज इन मास। दो चीज इसमें होगा, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल। तो दो बातें यहां पर ध्यान देनी है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। दो चीज यदि बढ़ता है या कोई एक भी शो करता है, या तो मास में बढ़ रहा है या तो नंबर में बढ़ रहा है, या दोनों में, दोनों चीज शो कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है प्रोसेस है, कैसे ग्रो करता है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेल डिवीजन। कोई बॉडी ग्रो करता है एक जायगोट से लेकर, फिर ये मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? सेल डिवीजन के थ्रू। तो ये ग्रो कर रहा है ना, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ठीक है, फिर ये पूरा एडल्ट पे बन जाएगा, तो इस तरह से और ग्रो करेगा। तो ये सेल डिवीजन है, और साथ में क्या हो रहा है, मास भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और इसमें मास इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यदि हम ये सेल डिवीजन मल्टी सेलर में देखते हैं, तो इसमें सेल डिवीजन से ये मास इंक्रीज कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है। यदि यूनिसेलर को देखें, यूनिसेलर के केस में एक सेल है, ये डिवाइड होके दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये डिवाइड होके फर्दर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इंडिविजुअल है ये, इसका नंबर इंक्रीज कर रहा है। सो अगेन दिस इज द ग्रोथ। यहां पर मास इंक्रीज कर रहा है, दिस इज द ग्रोथ। सेल डिवीजन हो रहा है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से इसका मास इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन है ग्रोथ का। बट अब इसका एक एक्सेप्शन आ जाता है। इसका क्या एक्सेप्शन है? सो नॉन लिविंग सिस्टम आल्सो ग्रो। कई बार तुम पहाड़ को देखोगे, माउंटेन को देखोगे, वो बहुत समय लेता है, सालों लगते हैं, हजारों साल लगते हैं उसको ग्रो होने में, बढ़ने में। बहुत सारे न्यू माउंटेन समुद्र से निकलता है धीरे धीरे, ठीक है, और वो बड़ा होता है। तो ये जो ग्रोथ है, तो वो भी मास में इंक्रीज हो रहा है, तो बाय डेफिनेशन हम इसको क्या बोलेंगे? ये भी हम ग्रोथ बोलेंगे। बट डिफरेंस यही है कि जो नॉन लिविंग का ग्रोथ होता है वो क्या होता है, आउटर एक्युमुलेशन ऑफ मैटर होता है फ्रॉम आउटसाइड, एक्युमुलेशन ऑफ मैटर्स फ्रॉम आउटसाइड। और जो लिविंग का ग्रोथ होता है, और जो लिविंग जो ग्रो करता है वो क्या करता है, इंट्रिंसिक होता है, इनसाइड, भीतर से ग्रो करता है। ठीक है, इंट्रिंसिक होगा इनसाइड।
तो ये डिफरेंस है। बट बाय डिफिनेशन हम कह रहे हैं कि मास में यदि इंक्रीज कर रहा है तो हम उसको ग्रोथ बोलेंगे। तो इस हिसाब से नॉन लिविंग सिस्टम क्या करेगा, ही ग्रोथ को शो कर रहा है। इसीलिए ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा हम लेते हैं रिप्रोडक्शन। दूसरा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये लाइफ का, लिविंग का एक बहुत बेसिक फीचर है। वो क्या होता है, सेल्फ रिप्लिकेटिव होता है। यानी अपने आप को वो रिप्लिकेट कर सकता है। ये बहुत इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है लाइफ का। तो रिप्रोडक्शन क्या है, अपने जैसा प्रोजेनी को पैदा करना, अपने जैसा प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना। सो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। यहां पर थोड़ा सा हम एक देख लेते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है दो तरह से हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दो होगा। अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली प्लांट्स और जो लोअर प्लांट्स या लोअर एनिमल्स होता है वो शो करता है। तो ये बहुत तरीके से हो सकता है, या तो ये स्पोर्स बने जैसे फंजाई में, या ये बडिंग हो इन केस ऑफ ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, और भी बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। रीजेनरेशन, रीजेनरेशन क्या है कि कोई बॉडी है, इसको तुम फ्रेगमेंट कर दो तो इसका जो एक पोर्शन है, इसका जो एक पोर्शन है, ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द रीजेनरेशन। सो डेवलपिंग द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फ्रेगमेंट ऑफ बॉडी, कोई भी फ्रेगमेंट है बॉडी का उससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ये कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज द रीजेनरेशन। तो इस तरह के बहुत सारे अदर मेथड्स भी होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें क्या होता है, गैमीट के थ्रू होता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट वो मर्ज होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम यदि हम ये देखें, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर कैसे रिप्रोड्यूस करता है। यूनिसेलुलर का जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो सेल डिवीजन है, ठीक है। उसका मेथड क्या होता है, सेल डिवीजन। तो यदि सेल डिवाइड कर रहा है, यदि सेल डिवाइड कर रहा है, एक सेल है ये दो में हो गया, फिर ये फर्दर डिवाइड करेगा। सो इन केस ऑफ यूनिसेलुलर द रिप्रोडक्शन इज अकर्स थ्रू सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के कारण हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां पर इंक्रीज इन नंबर हो रहा है, रिप्रोडक्शन इंक्रीज इन नंबर हो रहा है सेल डिवीजन के थ्रू। तो हमने ग्रोथ में भी कहा था कि किसके थ्रू हो रहा है, सेल डिवीजन के थ्रू, और रिप्रोडक्शन भी किसके थ्रू हो रहा है, सेल डिवीजन के थ्रू। तो इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये एक ही होता है, और सेम। यानी इसमें ग्रोथ भी होगा तो सेल डिवीजन के थ्रू होगा, और रिप्रोडक्शन भी होगा तो सेल डिवीजन के थ्रू होगा। सो दिस इज द इन केस ऑफ द यूनिसेलर। तो यहां पर थोड़ा सा ये दो टर्म डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है। सो दैट इज द नाउ द क्या हम
ये देखते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ था कि वो सारे ऑर्गेनिज्म में होगा, और दूसरा कोई नहीं दिखाना चाहिए, तो इस तरह से कुछ है तो ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको शो करेगा। बट रिप्रोडक्शन, यदि इनफर्टाइल, एक्सेप्शन यदि हम देखें तो इनफर्टाइल जो लिविंग है वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन को शो नहीं करेगा। रिप्रोडक्शन को शो नहीं करेगा यदि इनफर्टाइल है। तो इस तरह से, जैसे कि बहुत सारे म्यूल है, स्टेराइल वर्कर बी है, ठीक है, या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, तो क्या होगा, लेकिन वो है तो लिविंग। हाँ, अब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है या उसमें रिप्रोडक्शन पावर नहीं है, बट वो लिविंग है, क्योंकि अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग उसमें प्रेजेंट है। सो अगेन दिस इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कॉल द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है क्या? मेटाबॉलिज्म is a chemical reactions, all chemical reactions occurring in सेल। ठीक है, सेल में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, किसके लिए? या तो कुछ सिंथेसाइज करने के लिए, या कुछ ब्रेकडाउन के लिए, या एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज होने के लिए। ठीक है, तो एक ए कन्वर्ट हो गया बी में, बी कन्वर्ट हो गया सी में, इस तरह से ये होता है, सिंथेसाइज हो रहा है। कई सारे मॉलिक्यूल मिलके कुछ और चीज सिंथेसाइज कर रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है कि बड़ा मॉलिक्यूल है उसको छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया। तो इस तरह से मेटाबॉलिज्म क्या है? सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल chemical reaction occurring in cell, so that is the metabolism. अब हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज नॉट shown by any non-living things. That is the most important thing. Metabolism is not shown by non-living, नॉन लिविंग के द्वारा नहीं दिखा जाता है। दैट्स वाई मेटाबॉलिज्म occurs in occurs in all living। पहली बात, सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा। सो दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी विदाउट सेल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, विदाउट सेल ऑल ऑर्गेनिज्म किसका बना है, सेल्स का बना होता है। बिना सेल का ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहली बात। सो
मेड ऑफ सेल्स। दूसरी बात यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है कि मेटाबॉलिज्म के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। इसका क्या मतलब हुआ? रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, इसका क्या मतलब हुआ कि जो रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो सेल के अंदर हो रहा है, तो ही हम उसको मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। और ये मेटाबॉलिज्म सेल फ्री सिस्टम में भी हो सकता है। सो दैट मेटाबॉलिक रिएक्शन also in cell-free system, but not living things। ये लिविंग थिंग नहीं है। यू कैन से दिस इज दिस इज लिविंग रिएक्शन। इसको मेटाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे। मेटाबॉलिज्म किस केस में बोलेंगे? जब वो सेल के अंदर हो रहा हो। सो दैट्स व्हाई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस इसका मतलब हुआ ऑर्गेनिज्म को, लिविंग सिस्टम को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक क्षमता होता है, एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड। एंड रेस्पॉन्ड। ठीक है। एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड, ये क्या है? एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड यानी लिविंग सिस्टम को पता होता है या पता चलता है कि क्या है बाहर, क्या है अंदर। वो इन्वायरमेंट को के प्रति अवेयर होता है। क्या होता है? इन्वायरमेंट के प्रति वो क्या होता है? अवेयर होता है। तो जो भी इन्वायरमेंट स्टिमुलाई है उसको वो रिस्पॉन्ड करता है। तो रिस्पॉन्ड कब करेगा? जब वो सेंस करेगा। तो सेंस किसको करेगा? एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। अब ये कुछ भी हो सकता है। ये फिजिकल हो सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल हो सकता है, या बायोलॉजिकल हो सकता है। ठीक है। तो एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड ये बहुत ही इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग सिस्टम का, और इसी को कॉन्शियसनेस बोलते हैं। सो दैट मीन्स दे आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। दे आर अवेयर ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग के प्रति अवेयर है, क्या है सराउंडिंग में, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। नाउ ह्यूमन बीइंग के केस में दैट कॉन्शियसनेस, दैट अवेयरनेस इज मोर एडवांस इन केस ऑफ ह्यूमन। ठीक है। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, so that is called the self awareness।
सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयर होता है, वो सेल्फ अवेयरनेस होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? यानी वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करेगा। मान लिया जाए कि तुम एक मिरर, दर्पण जो होता है, तुम एक एनिमल को दिखा दो, तो वो कभी नहीं सोचेगा कि ये मैं हूं। वो कहेगा कोई और है, और वो या तो हो सकता है कि उससे वो लड़ने की भी कोशिश करेगा या उससे डरेगा, क्योंकि वो सेल्फ अवेयर, अवेयर तो है कि बाहर कुछ है, बट वो ये नहीं सोच रहा है, ये नहीं सोच पा रहा है, ये नहीं समझ पा रहा है कि ये मैं ही हूं। तो ह्यूमन बीइंग में होता है सेल्फ अवेयरनेस। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति कोमा में होता है वो क्या है? क्योंकि वो लाइफ सपोर्ट पर जीता है, वो अपने आप चीजों को नहीं अभी ये कर पा रहा है, लाइफ सपोर्ट है उसमें, मशीन लगा हुआ है, लोग उसको केयर कर रहा है, इसलिए वो सर्वाइव है। तो क्या वो सेल्फ अवेयरनेस उसमें नहीं है? नो सेल्फ अवेयरनेस। क्या है? सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। तो क्या ये लिविंग है और नॉन लिविंग? दिस इज ए क्वेश्चन। अभी तक हम इसको नहीं डिसाइड किए हैं कि ये हो क्या सकता है, सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी में अभी भी कॉन्शियसनेस है, इसलिए वो सेंस तो कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है। ठीक है, वो सेल्फ अवेयर नहीं है, तो वो अभी पूरी तरह सपोर्ट पे काम कर रहा है, लाइफ सपोर्ट पे काम कर रहा है। तो ये क्वेश्चन है, बट स्टिल कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्योंकि ये सभी में होगा, कॉन्शियसनेस, दैट मीन्स द अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, सभी में होगा। ये थोड़ा सा कुछ फ्लक्चुएट हो गया था। सो कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बात समझ में आई? अब देखते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं इंटरेक्शन एंड इमर्जिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है इंटरेक्शन एंड इमर्जेंट प्रॉपर्टी। ये क्या है? यदि हम इसको समझें, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और ये जब हम बोलते हैं कि लिविंग सिस्टम, जब हम बात करते हैं लिविंग सिस्टम की, जो भी लिविंग है वो एक्चुअल में क्या है? लिविंग सिस्टम है। तो लिविंग सिस्टम के कई सारे लेवल होते हैं, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी सेल्स किस में होगा? टिश्यू में। टिश्यू किस में बनेगा? ऑर्गेन में। ऑर्गेन किस में बनेगा? ऑर्गेन सिस्टम में। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बढ़ता जाता है, एक हायरार्की होता है। सो दिट इज कॉल्ड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो नाउ द property of cell, the property of tissue, property of organism, property of organ system जो होता है, वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रॉपर्टी नहीं होता है। मान लीजिए कि सेल्स किसका बना होता है? सेल ऑर्गेनिल्स का। तो जो सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका जो फंक्शन होता है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो सेल ऑर्गेनिल में नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि इसमें कुछ न्यू प्रॉपर्टी
न्यू प्रॉपर्टी इमर्ज करता है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट में वो नहीं होगा। ध्यान से समझना, नॉट प्रेजेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बट। सो ये कैसे अराइज हुआ, ये न्यू प्रॉपर्टी कहां से आया? ड्यू टू द इंटरेक्शन, ड्यू टू द इंटरेक्शन among the constituent component। इसका मतलब हुआ कि टिश्यू में सेल्स जब इंटरेक्ट करता है तो क्या देता है? टिश्यू का इमर्जेंट प्रॉपर्टी देता है, इमर्जिंग प्रॉपर्टी देता है। ठीक है, तो इस तरह से हर लेवल में तुम्हें इमर्जेंट प्रॉपर्टी देखा जाएगा और इसे कहा जाता है कि जो लाइफ है, दैट लाइफ इज एक्चुअली इमर्जिंग प्रॉपर्टी तो लाइफ कुछ नहीं है, एक इमर्जिंग प्रॉपर्टी है जो जिस चीज से भी बना है सब कुछ मिलकर। और फाइनली उसके इंटरेक्शन से जो, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरेक्शन, उसकी वजह से क्या हुआ? न्यू फीचर्स पैदा होता है, न्यू कैरेक्टरिस्टिक पैदा होता है। सो दैट इज शोन बाय द ऑल living system and at all level of organization. So that emergent property is due to the interaction, due to the interaction। तो ये बात यहाँ पर समझनी है। इसके अलावा और भी कई सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, लाइक जेनेटिक मटेरियल, या इवोल्यूशन। यू नो कि इवोल्यूशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और यदि लाइफ है, लिविंग है, तो डेथ जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से और से बहुत सारे करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं लाइफ के, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि उसको हम एक्सप्लेन किए। तो आज यहीं पे, नेक्स्ट हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी और फिर उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम वो उस चीज को देखेंगे।